द्वादश के बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अंशों का हरण, यानी कि अंशों को ज़ब्त करना। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं। दरअसल जब कोई अंशधारी आवंटन या किसी भी याचना राशि का भुगतान नहीं करता तो कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को ज़ब्त करने का अधिकार होता है। अंशों का हरण किया तभी जा सकता है यदि कंपनी के अंतर नियम इसकी अनुमति देते हों, यानी कि अगर कंपनी के अंतर नियमों में इस बात का उल्लेख है और इसकी व्यवस्था है कि अंशधारी के किसी याचना राशि का या आवंटन की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अंशों का हरण किया जा सकता है, तभी ऐसा किया जा सकेगा। ठीक है। इस संबंध में अंतर नियमों में दिए गए नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि अंतर नियमों में कोई नियम नहीं दिए गए हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 1 की टेबल F में दिए गए नियमों को लागू किया जाना चाहिए। इसमें नियम यह है कि कंपनी जब्त करने से पहले संबंधित अंशधारी को एक नोटिस देती है, वह अपने अंशों पर बकाया राशि का एक निश्चित समय के अंदर ब्याज सहित भुगतान कर दे। इस आशय से इसमें यह भी स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। भुगतान करने के लिए सूचना में जो तिथि निर्धारित की जाए वह अंशधारी को सूचना पाने से कि कम से कम 14 दिन बाद की होनी चाहिए। यदि नोटिस में दी गई निर्धारित तिथि तक भी भुगतान नहीं होता है तो अंशधारी के ऐसे अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों के हरण होने पर अंशधारी द्वारा उन अंशों पर चुकाई गई राशि जो है उसको कंपनी जब्त कर लेती है और इसे अंश हरण खाते यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। अंश हरण होने से अंशों का आवंटन रद्द नहीं होता, बल्कि ये अंश किसी अन्य व्यक्ति को पुनः निर्गमित कर दिए जाते हैं, या जब कभी भी इन अंशों का पुनर्निर्गमन होगा तो पुनर्निर्गमन से पहले तक अंश पूंजी का ही इन्हें एक हिस्सा माना जाएगा। यानी कि जब तक पुनर्निर्गमन नहीं होगा तब तक जो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट है तब तक शेयर पूंजी का ही हिस्सा मानेंगे। इसका आशय है कि इसे शेयर पूंजी में ही जोड़ के ऐड करके दिखाया जाता है। जब आप लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, तो उसी में ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट करके इसे जोड़ के दिखाया जाता है शेयर कैपिटल में। तो खैर वो अभी हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज़ पे बात करें। अगर अंशों का हरण आप कर रहे हैं, ऐसे अंशों का जिनका निर्गमन सम मूल्य पर किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जो अंश पहले सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे उनके हरण की प्रविष्टि क्या बनाई जाएगी, देख लीजिए ध्यान से। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये शेयर कैपिटल अकाउंट होगी अब तक मांगी गई कुल राशि से, यानी कि अभी तक जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल, उससे ये एंट्री होगी। जैसे किसी अंश पे जो कि 10 रुपये वाले हैं, अभी तक केवल 7 रुपये अगर मांगे गए हैं तो अंशों की संख्या जितनी भी है मान लेते हैं ये 100 अंश हैं जिन्होंने 100 अंशधारियों ने नहीं दिया है, और इंटू 7 करेंगे और 100 इंटू 7 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आवंटन पर जो राशि नहीं चुकाई गई है, जैसे आवंटन राशि मान लिया 3 रुपये थी या 2 रुपये थी, 3 रुपये मान लेते हैं, तो 100 गुणे 3 करके ये आ जाएगी आवंटन राशि। कॉल मनी मान लेते हैं कि जो थी वो 2 रुपये थी, तो ये 100 गुणे 2 हो जाएगा। अब इससे ये पता चलता है कि अगर 7 रुपये ही मांगे गए हैं और कॉल मनी 2 रुपये थी, आवंटन राशि 3 रुपये थी, जो ये नहीं मिले हैं, तो एप्लीकेशन मनी तो मिले ही होंगे, तभी तो इन अंशों को अलॉट करने की बात चली। तो एप्लीकेशन मनी, जाहिर सी बात, अगर 7 रुपये मांगे गए हैं तो 3, 2, 5 अगर मैंने ये एग्जाम्पल है तो ये 2 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन मनी इस बंदे ने दे दी होगी जिसने 100 शेयर जिसको मिले हैं। तो इसने कितना पैसा दे रखा है, इसने 100 गुणे 2 यानी कि 200 रुपये दे रखे हैं, और यह अब तक आवेदन पर मिली हुई उसकी राशि है जिसको ज़ब्त किया जा रहा है, और ज़ब्त की जाने वाली राशि को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं प्राप्त की गई राशि, वो चाहे एप्लीकेशन पे हो, चाहे आवंटन पर हो या किसी याचना पर हो, अगर वो राशि प्राप्त हो गई है तो वो सब शेयर फॉरफीचर में आती है। हम ये देख लेंगे कि जिन अंशों को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं
उनमें से हमें आवेदन पे मिल गया है, आवंटन पर मिल गया है, याचना पर मिल गया है, कौन सी राशि नहीं मिली। मान लिया ये 100 शेयर ऐसे हैं जिसने आवेदन राशि, आवंटन राशि और याचना राशि भी दे दी होती, अंतिम खाली नहीं दी होती, यानी सेकेंड और फाइनल कॉल का 2 रुपया या 3 रुपया जो है वो नहीं दिया होता। तो यहाँ पर 100 गुणे 7 आता शेयर फॉरफीचर में। और जो नहीं मिला है वो कौन होता, वो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो केवल होता ऊपर कौन सा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो नहीं मिला है वो हम उसको उसके नाम से लिखते हैं। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया, फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट किया, सेकंड कॉल नहीं मिली तो सेकंड कॉल क्रेडिट किया। जो मिल चुका होता है उस खाते का नाम नहीं क्रेडिट करते, उसकी जगह शेयर फॉरफीचर अकाउंट करते हैं। रकम जितनी मिली वो सब जोड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, यदि कोई कंपनी में कॉल्स इन एरियर खाता रखा गया हो तो उपरोक्त प्रविष्टि में शेयर अलॉटमेंट एवं शेयर कॉल्स अकाउंट के स्थान पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट आप लिख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल, अगर कॉल्स इन एरियर किया गया था तब जब इनका पैसा नहीं मिला था, जैसे अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट में शो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो जब कभी भी फॉरफिट किया जाएगा तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो रकम नहीं मिली है उससे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा और जो मिल चुकी है उससे शेयर फॉरफीचर अकाउंट होगा। इसीलिए प्रचलन में यह है कि ज़्यादातर खातों में कॉल्स इन एरियर खाता खोला नहीं जाता है और तब यही वाली एंट्री की जाती है। उदाहरण नंबर 9, नरेश के पास किसी कंपनी के 10 रुपये वाले 100 अंश हैं जिन पर आवेदन पर 3, आवंटन पर 2 दे चुका है, परंतु उसने प्रथम याचना के 2 रुपये नहीं दिए हैं। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें और इसमें बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ आवेदन पर 3 रुपये हैं और आवंटन पर 2 हैं, और मैंने उसमें कुछ ऐसा बताया था कि 2 रुपये आवेदन पर, 3 आवंटन पर। तो फिलहाल देख लीजिए, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने 700 लिखा, ये आपको कैसे पता चले कि ये 700 है। इसके लिए आप यहाँ ब्रैकेट लगाइए और आप जानते हैं कि ये 100 अंश हैं, कितने 100 अंश हैं, तो 100 गुणे कितना, 100 गुणे जो आवेदन पर जो मांगा जा चुका है अभी तक 3, 2, 5 और प्रथम याचना के 2 नहीं दिए, मतलब 2 मांगे जा चुके हैं। बाकी इसमें इन्होंने द्वितीय और अंतिम याचना की कोई बात ही नहीं की है, तो ये माना जाएगा कि अभी तक केवल 3 रुपये आवेदन के, 2 रुपये आवंटन के और याचना के 2 रुपये मांगे गए हैं। ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं, कुल मिलाकर के 7 होते हैं। तो 100 गुणे 7 अंशों की संख्या है 100, जिन पर अभी तक मांगा गया है 7। ये ध्यान रखिएगा कि ये भले 10 रुपये वाले शेयर हैं, इससे नहीं होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है अभी तक जितना भी पैसा कॉल्ड अप हो चुका है पर शेयर, कॉल्ड अप पर शेयर, ठीक है। एक शेयर पर जितना पैसा मांगा जा चुका है वो 7 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर है 100, तो ये 700 हो जाएगा। फिर जो नहीं मिला है वो क्या है, उसने प्रथम याचना के 2 नहीं दिए हैं, तो जो नहीं मिला है वो प्रथम याचना का नहीं मिला है केवल, तो ये कितना हो जाएगा 200। और बाकी जो मिल चुका है, जब ये कहा गया कि उसने प्रथम याचना के नहीं दिए, तो ये अंडरस्टूड है कि उसने आवेदन राशि और आवंटन राशि के 2 रुपये और 3 रुपये यानी कि 5 रुपये कुल मिला करके दे दिए होंगे। तो ये 100 गुणे 5 मिला के कितना आ जाएगा 500। तो अगर आप ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो आपकी ये अमाउंट गलत होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा जब आप सोल्यूशन भेजिएगा। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर ज़रूर लगाएंगे, फॉर शेयर्स फॉर 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 ईच। वैसे तो कायदे से लिखना चाहिए 100 शेयर्स ऑफ ₹10, 100 रुपीज़ ऑफ ₹10, 100 रुपीज़ ऑफ ₹10, ₹7 कॉल्ड अप फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2। अगर इतना लिख सकें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 100 शेयर्स और इसके बीच में क्या लिखेंगे, ऑफ ₹10 कॉमा लगा के ₹7, सॉरी 7 होगा, 7 कॉल्ड अप, और फिर उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। खैर, अगर यही अंश ऐसे हों जिनका आप फॉरफिचर करने वाले हो और उन्हें प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो तो क्या करेंगे। देखिए, ऐसे अंशों का हरण करते समय आपको 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हरण किए जाने वाले अंशों पर प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जा चुका है या नहीं। इसका निम्न 2 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। पहला,
प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों का हरण, दूसरा प्रीमियम प्राप्त होने से पहले अंशों का हरण। तो ध्यान रखना, कंपनी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार जिन अंशों पर एक बार प्रीमियम पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है, उन अंशों का हरण करने पर भी प्रीमियम को रद्द नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे अंशों के हरण की प्रविष्टि में प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को डेबिट नहीं करते, अर्थात उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो आप उसमें प्रीमियम भूल जाइए, और बाकी की जो उसकी फेस वैल्यू है या फेस वैल्यू जो है अंकित मूल्य से आप केवल वैसे ही करेंगे फॉरफीचर जैसे आपने अभी ऊपर किया। लेकिन अगर प्रीमियम प्राप्त हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री होगी उसे समझ लीजिए। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको प्रीमियम प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन प्रीमियम ड्यू तो होगा ही होगा, तभी तो प्राप्त हुआ नहीं है, तो आप उस प्रीमियम को जो मांगा जा चुका है उसको आप डेबिट करते हो। ठीक है, याद रहेगा, उसको आप क्या करते हो, डेबिट। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसे आप कैंसिल नहीं करते, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट जो भी कॉल्ड अप होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि पैसा प्रति अंश जितना भी मांगा जा चुका है उतने से यहाँ पे हम क्या करते हैं, उतने से हम यहाँ पे करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ कितने से होगी एंट्री, कॉल्ड अप कैपिटल से एंट्री ये होती है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना भी होगा जो अभी मिला नहीं है, अब तक मांगी गई राशि से, जो कि प्रीमियम सहित होगा, ध्यान रखिएगा, अब तक मांगी गई राशि से प्रीमियम सहित जो मांगा जा चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो मिला नहीं है, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट बेसिकली माफ़ कीजिएगा, ये प्रीमियम रहित है, आपको यहाँ लिखने की ये ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम रहित का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, शेयर कैपिटल में केवल कैपिटल आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो कॉल्ड अप कैपिटल में जितना पैसा केवल कैपिटल का मांगा गया है, मान लेते हैं कि कोई शेयर थे जो कि 12 रुपये 10 वाले थे और 12 पर इशू किए गए, और उन पे अभी तक फाइनल कॉल 2 रुपये की नहीं मांगी गई है, बाकी सब मांगा जा चुका है। तो अगर 2 कॉल फाइनल की नहीं मांगी गई है तो कैपिटल का कितना मांगा गया है, 8 रुपये। तो यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 8, और प्रीमियम मान लिया 2 रुपये है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा, 2 पर शेयर होगा। नंबर ऑफ शेयर जितनी होगी उतने से आप कर लेंगे मल्टीप्लाई। शेयर अलॉटमेंट पे जितना भी था वो लिख लेंगे, शेयर कॉल पे जितना भी था जो नहीं मिला वो लिख लेंगे। अगर आपको शेयर अलॉटमेंट और कॉल मनी पे अलग अलग कितना था ना पता हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर, और शेयर फॉरफीचर जितना मिल चुका है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फ़िलहाल फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम यहाँ डिटेल में लिखेंगे, नंबर ऑफ इतने शेयर है ना, और इतने वाले इतने मांगे जा चुके हैं इस पर और फॉरफिट हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया है ऊपर लिख करके। उदाहरण नंबर 10 से देखिए, एक्स लिमिटेड ने नरेश को 100 अंश 10 रुपये वाले 4 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। इन अंशों पर केवल आवेदन के 3.5 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुए हैं। आवंटन के 6.5 प्रीमियम सहित, यानी कि इसमें 2.5 रुपये कैपिटल का होगा, 4 रुपये प्रीमियम था ना, तथा प्रथम याचना के 2 और अंतिम याचना के 2। तो आप देख लीजिए ज़रा कितना हो रहा है, यहाँ 3.5 रुपये हैं, 3.5 रुपये, 2.5 रुपये, ये कुल मिलाकर के 6 रुपये हो गए, 2 2 2 4, यानी 10 रुपये पूरे हो रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि प्रथम याचना के 2 और अंतिम याचना के 2 प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, आवंटन के 6.5, प्रथम याचना के 2, यानी कि ये तीनों नहीं मिले। मिला क्या, केवल आवेदन मिला। देखिए कहा ना कि केवल आवेदन के 3.5 मिले। तो देखिए सबसे पहली बात, आपने अभी तक मांगा क्या है। जब आपने बताया कि अंतिम याचना के 2 रुपये प्राप्त नहीं हुए, इसका मतलब ये पूरा मांगा जा चुका है। शेयर कितने हैं, शेयर है 100, मांगा कितना जा चुका है, 10 रुपये पर शेयर। तो एक कुल मिला के कितना हो गया, 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कितने थे, 4 रुपये, ये आवंटन पर थे, ये भी मिले नहीं हैं। तो जो मिलते नहीं हैं उनको करते हैं डेबिट 4 रुपये से। शेयर अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट 6.5 था, तो 100 × 6.50
तो ये 650 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल 100 गुणे 2 थी, सेकेंड कॉल 100 गुणे 2 थी, और शेयर फॉरफीचर जितना था वो है 3.5 रुपये, तो 100 गुणे 3.5 आ जाएगा 350। नरेशन लिख लेंगे, फॉर फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर, बहुत शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने। पूरा नरेशन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब क्या लिखेंगे, फॉर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 issued at ₹4 premium now forfeited for failure of allotment first call and final call। ठीक, ये पूरा लिखना पड़ेगा तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उदाहरण 11, यदि उदाहरण 10 में यह मान लिया जाए कि नरेश से आवेदन और आवंटन दोनों की राशियां प्राप्त हो चुकी हैं, तो अब देखिए यहाँ चीज़ बदल जाएगी। आवंटन पर था प्रीमियम, और अगर प्रीमियम की राशि जो है वह मिल चुकी हो, अगर यह मिल चुकी हो तो ऐसी स्थिति में आप शेयर प्रीमियम को कहीं दिखाते ही नहीं हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगी ये 100 गुणे 10 से होगी। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, कितना, 100 गुणे 2। शेयर सेकेंड कॉल नहीं मिला है, 100 गुणे 2, और बाकी जो मिल चुका है वो कितना होगा, वो होगा, ध्यान से सुनिए, 3.5 रुपये और 2.5 रुपये, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 6 रुपये। तो 100 गुणे 6। अब आप ये कहेंगे कि ये 100 गुणे 6 कैसे आया, तो मैं आपको फिर से बता दूँ 100 रुपये 6 कैसे आएगा। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे 3.5 है और यहाँ पर 6.5 आवंटन पर है ज़रूर, मगर इसमें 6.5 में अगर आप 4 रुपये प्रीमियम के घटा दें तो 2.5 ही तो बचेगा, और 2.5 रुपये अलॉटमेंट के कैपिटल के हैं, और कैपिटल के ही 3.5 रुपये हैं यहाँ। तो ये कुल मिला करके कितने कितने हो जाएंगे, 6 रुपये ही तो हो जाएंगे। तो यही 6 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अंशों का कटौती पर निर्गमन होता है, और ऐसे अंशों पे जो भी राशि मांग गई हो उतने से शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो होता है डेबिट। शेयर डिस्काउंट अकाउंट, शेयर डिस्काउंट जिस पे है, मान लिया अलॉटमेंट पे है, वो अलॉटमेंट मनी मिले या ना मिले, दोनों परिस्थितियों में शेयर डिस्काउंट को आपको क्रेडिट करना ही करना है। कटौती की राशि कंपल्सरीली क्रेडिट की ही जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट उतने से ही डेबिट होगा जितना पैसा मांगा जा चुका है, और ध्यान ये रखना कि जितना पैसा मांगा जा चुका है उसमें अगर अलॉटमेंट, मान लिया अलॉटमेंट पर डिस्काउंट 1 रुपये था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, लेकिन इस पर अगर 1 रुपये डिस्काउंट था तो ये ऐसा मनाएगा कि 4 रुपये इस पे थे, इसमें से 1 घटा करके ये 3 रुपया हुआ है। अगर अलॉटमेंट पे कहा जाए कि डिस्काउंट एडजस्ट किया गया और उस पर बताया गया कि 3 रुपये मिले हैं, तो इसके बाद में कितना बचा, 3 रुपये बचा। मान लिया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 रुपये हैं, तो वैसे तो दिखने में ये 9 रुपये लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कैपिटल कितने से करेंगे, 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10, मतलब पूरे अंकित मूल्य से। शेयर कैपिटल को हमेशा अंकित मूल्य से ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन जितना मांगा गया है उतने से ही करते हैं। अगर यहाँ पे अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल मान लिया 3 रुपये मांगी ही नहीं गई है, तो 3 3 6 और प्लस 1 डिस्काउंट का 7 से करेंगे। तो खैर डिस्काउंट को तो क्रेडिट करना ही है हमेशा। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल वो धनराशि के साथ जो मिली नहीं है, शेयर फॉरफीचर उस धनराशि के साथ जो मिल चुकी हैं। इसमें जितना मिला है, जैसे अगर 3 रुपये अलॉटमेंट पे मिलना है तो 3 रुपये के साथ ही एंट्री करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 12 से, एक्स कंपनी ने जगमोहन को आवंटित किए हुए 100 अंश जब्त कर लिए। प्रत्येक अंश ₹10 का था। यह अंश 10 रुपये कटौती पर निर्गमित किए गए थे। 100 अंश जब्त किए गए हैं, एक अंश 10 रुपये का था, लेकिन 10 रुपये कटौती पर था। 10 रुपये पर 10% कितना होगा, 1 रुपये। और ये जो 1 रुपया है, इस 1 रुपये का क्या करने वाले हैं, इस 1 रुपये का बेसिकली आप कटौती मानेंगे और इसे क्रेडिट करेंगे। कहाँ, यहाँ। उसके बाद में बात आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 से क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सूचना है 2.5 रुपये आवेदन पर, 2.5 रुपये आवंटन पर प्राप्त हो चुके, परंतु जगमोहन ने प्रथम याचना के 2 नहीं दिए। अब 2.5 5 और 2 साथ ही तो होते हैं, तो यहाँ 8 क्यों मान लिया गया, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि 10% कटौती पर इशू किए गए हैं। तो 10% अगर कटौती पे कहे गए हैं, कटौती किस पर होगी कहा ना जाए, तो उसे हम अलॉटमेंट पर ही मानते हैं। तो ये माना जाएगा कि 2.5 रुपये तो अलॉटमेंट पे थे, एप्लीकेशन पर थे,
और अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये जो दिख रहे हैं ये दरअसल 3.5 में से 1 घटाने के बाद दिख रहे हैं, ये माना जाएगा। 3.5 में से 1 घटाने के बाद तो 2.5 ही तो आएगा। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के आप अगर समझ चुके हैं इस बात को तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कुल अभी तक जो पैसा मांगा गया है वो कितना मांगा गया, 100 गुणे 8। दिखने में तो ये 7 लग रहा है, लेकिन 1 रुपये डिस्काउंट का भी तो है, तो 100 गुणे 8 800 हो जाएगा। डिस्काउंट है 100 गुणे 1, और शेयर फर्स्ट कॉल कितने से है, जो 2 रुपये है, 100 गुणे 2, तो बाकी कितना हो जाएगा, बाकी जो बचा रहेगा यहाँ पे वो 5 रुपये है जो मिल चुका है। कैसे 5 रुपये मिल चुका है, देखिए आवेदन के 2.5 रुपये मिल चुके हैं, आवंटन के 2.5 रुपये मिल चुके हैं, तो 2.5 5 ही तो होता है, 100 गुणे 5। इस तरह से आप इसका लिखा करेंगे। कटौती सहित 8 रुपये मांगे गए हैं, अतः अंश पूंजी खाता 800 से डेबिट किया जाएगा। स्पष्ट वर्णन न होने पर कटौती को आवंटन पर ही माना जाता है। जब ये अंश आप कर चुके हैं, इनका हरण कर चुके, जब्त कर चुके, तो आप इन अंशों को अगर अपने पास ही रखेंगे तो आपकी तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी एज अ कंपनी। तो हम अपनी शेयर कैपिटल कम नहीं करते, यथासंभव जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र हम उनका पुनर्निर्गमन करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पुनर्निर्गमन पर बहुत बार उन्हें जितना भी मूल्य होता है उससे कम पर किया जाता है। पुनर्निर्गमन पर अगर आप अंशों को छूट पर निर्गमित करते हैं तो भी एक नियम है कि पुनर्निर्गमन पर कटौती की राशि कभी भी उस राशि से ज़्यादा नहीं हो सकती जितना आपने उन अंशों पर फॉरफिट किया है। अगर मान लिया आपने प्रति अंश 2 रुपये फॉरफिट किया है और 10 वाले अंश हैं, तो आप इसे अधिकतम 2 रुपये डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। अगर आपने 4 रुपये प्राप्त कर लिए हैं शेयर फॉरफिचर के, जब्त कर चुके हो उन शेयर्स पे, तो आप उन्हें अधिकतम 4 रुपये के साथ डिस्काउंट के साथ इशू कर सकते हैं, यानी कि 6 रुपये पर इशू कर सकते हैं। ठीक, तो उदाहरण एक है, यदि हरण किए हुए अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुए हैं, इन्होंने बता रखा है, तो पुनर्निर्गमन के समय अधिक से अधिक 3 रुपये कटौती दी जा सकती हैं। अर्थात इन अंशों का पुनर्निर्गमन कम से कम 7 रुपये से अवश्य मंगवाने होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि अंशों का पुनर्निर्गमन सम मूल्य पर किया जाए तो पैसा मिलेगा और शेयर कैपिटल, मान लिया 100 शेयर थे 200 वाले, तो अगर आपने 100 शेयर 10 वाले थे तो 100 शेयर पर इनका पैसा बनता कितना है, 1000, और उतना ही पूरा मिल जाएगा क्योंकि आपने इन्हें सम मूल्य पर निर्गमन किया। अगर आपने प्रीमियम पर किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल तो हमेशा जितना फेस वैल्यू होती है उतने से होता है, और मान लिया री इश्यू पर प्रीमियम था 2 रुपये, तो कुल मिला करके यहाँ बैंक अकाउंट में आपको पर शेयर कितना मिलेगा, 12 रुपये, तो ये 1200, 1000 और 200 हो जाएगा। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, शेयर कैपिटल तो आपका 100 गुणे 10 ही रहेगा, वो तो हमेशा 100 गुणे 10 ही रहता है, ये ध्यान रखना। शेयर फॉरफिचर अकाउंट लिखा जाएगा। देखिए वैसे तो यहाँ शेयर डिस्काउंट लिख सकते हैं, लेकिन शेयर डिस्काउंट इसलिए नहीं लिखते कि डबल एंट्री करनी पड़ेगी। हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखें, उसके बाद में हमें उसे शेयर फॉरफिचर अकाउंट से राइट ऑफ करना होगा, तो हमें फिर से एंट्री करनी पड़ेगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट। तो बेहतर ये है कि हम पहले ही शेयर डिस्काउंट को डेबिट करें, फिर उसके बाद दूसरी एंट्री करें। इससे अच्छा है कि सीधे सीधे डिस्काउंट को शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही दिखा देते हैं। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट उस रकम से होगा डेबिट जो छूट की रकम है, छूट की जो राशि है। ठीक, आपने मान लिया 4 रुपये प्रति अंश, कितना, 4 रुपये प्रति अंश शेयर फॉरफिचर किया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पाया हुआ था, और जब आपने उन्हें इशू किया तो 2 रुपये डिस्काउंट पर किया। तो ये ध्यान रखना कि प्रति अंश 2 रुपये ही यूज हुआ है शेयर फॉरफिचर से, रीइश्यू के लिए ही इसको बचा के रखते हैं। तो जब जिन शेयर का आपने किया था फॉरफिचर, अगर उनका रीइश्यू हो जाए और रीइश्यू पर मान लिया 4 रुपये के फॉरफिचर में से 2 रुपये का इस्तेमाल डिस्काउंट के लिए हुआ, तो बाकी का पैसा जो बचा रह जाएगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2 रुपये से आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, तो यहाँ पर जो बाकी 4 रुपये में से 2 रुपये बचा रह गया, 100 गुणे 2, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंट्री होती है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या होती है, ये एक थ्योरी का चैप्टर है जो कंपनी के अंतर नियम दिए गए हैं, या तो उनके नियम लागू होंगे, ये तालिका F में दिए गए प्रतिबंध लागू होंगे। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उन्हें याद दिलाते हैं इस प्रमाण पत्र भेज करके कि आपने भुगतान नहीं किया है।
फिर अदत्त याचनाओं की एक सूची बनाते हैं, उन्हें अंतिम चेतावनी देते हैं जिसमें हम उन्हें 14 दिन की मोहलत देते हैं और इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि अगर आपने 14 दिन के भीतर नहीं किया या 14 दिन तक के अंत तक नहीं किया तो आपके अंश फॉरफिट हो जाएंगे। फिर ऐसा ना होने पर हम यही करते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। ठीक है, कार्रवाई में क्या होता है, भुगतान के लिए एक अंतिम नोटिस भेजा जाता है, हरण के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, इस प्रस्ताव की भी सूचना उसे दी जाती है। प्रमाण पत्र की मांग, प्रस्ताव पारित होने के बाद अंशधारियों को सूचित किया जाता है कि उनके अंशों का हरण कर लिया गया है और वे अंश प्रमाण पत्र लौटा दें। उनके द्वारा अंश प्रमाण पत्र लौटाने या ना लौटाने दोनों की स्थिति में कंपनी के रजिस्टर से उनका नाम काट दिया जाता है। राशि का हस्तांतरण जो होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस राशि को जो हमने हरण की है। और उसकी एंट्री आपने अभी पढ़ी ही है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। ये सब एक ही खाते के नाम है, चाहे शेयर फॉरफीचर अकाउंट बोलें, चाहे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बोलें, चाहे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट बोलें, बेहतर शेयर फॉरफीचर अकाउंट ही है। लिखित घोषणा, अंत में कंपनी एक लिखित घोषणा निकालती है, इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि किन किन अंशों का हरण किया गया है। अंशों के हरण का प्रभाव यह होता है कि हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि कंपनी जब्त कर लेती है। ऐसे अंशों के अंशधारियों को स्वामियों को अंशधारियों के रूप में सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उनका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाता है। अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में एक अंतर है और वो ये कि जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों को समर्पित करता है, वापस करता है कंपनी को अपने सारे अधिकारों को त्याग कर, तो इसे अंशों का समर्पण कहा जाता है। ऐसा करने से कंपनी अपने उन अंशों की मालिक बन जाती है जिनका मालिक अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति था जिसे अंशधारी कहा जाता था। इस प्रकार लगभग उसी प्रकार इसका परिणाम होता लगभग वही है जो कंपनी के द्वारा अपने अंशों के क्रय करने पर होता है। जाहिर सी बात है, दोनों में अंतर क्या है ये यहाँ बताया गया है। आपको इसमें से कोई 6 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं, वैसे सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, 8वां अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न कभी भी आ सकता है लघुत्तरी के तौर पे। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 13 एक है। इसमें कहा गया है कि अनवर लिमिटेड ने 5 लाख की अधिकृत पूंजी जो समामिलित हुई थी अनवर लिमिटेड, इसने 10 रुपये प्रति मूल्य के में विभाजित इसके अंश हैं। कंपनी ने धर्मवीर से 2 लाख रुपए का एक भवन खरीदा था, बदले में धर्मवीर को कंपनी के पूर्णदत्त अंश दे दिए गए थे। कंपनी ने शेष 30,000 अंश जो थे उनके लिए प्रार्थना पत्र मांगे थे, जिनमें से 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम और 2 अंतिम याचना पर मांगा जाना था। सुरेश जिन्हें 500 अंश आवंटित हुए थे वह दोनों याचनाओं की राशि नहीं दे पाए, उनके अंशों का हरण कर लिया गया। बाद में रमेश को इन अंशों को 9 रुपये प्रति अंश यानी 1 रुपये डिस्काउंट पर पूर्णदत्त मान करके, यानी कि अब ये 10 रुपये पूर्णदत्त माने गए, 1 रुपये डिस्काउंट छोड़ दिया गया। अब उनसे और कुछ नहीं लेना है, ये इसका आशय होता है। जब पूर्णदत्त लिखा जाता है आपको जनरल की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले अनवर लिमिटेड ने जो उनकी अधिकृत पूंजी थी और 10 रुपये वाले अंशों में बटी थी, इसकी कोई लेखा नहीं करते, लेकिन करमवीर से जो 2 लाख का भवन खरीदा उसकी एंट्री करेंगे, धर्मवीर से, माफ़ कीजिएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू धर्मवीर फॉर असेट परचेज, ये पहली एंट्री। उसके बाद में धर्मवीर को आपने शेयर दिए हैं, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो फॉर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाई शेयर्स ऑफ, यहाँ पर शेयर की संख्या और ये सब लिखा जाएगा। क्या लिखना होगा, 1 मिनट में देख लूँ ज़रा। 2 लाख रुपए का था और शेयर थे 10 रुपये वाले, तो आप समझ लीजिए कि इनको 20,000 शेयर दिए गए होंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा फॉर, क्या लिखा जाएगा, फॉर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाई 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें हमेशा लिखिए कि कितना और कितने का। तो एप्लीकेशन मनी जो थी वो है कितनी, एप्लीकेशन मनी, ये इन्हें आपने 30,000 अंश इशू किए हैं, एप्लीकेशन मनी 3 थी तो 30,000 गुणे 3 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 90,000। लिखते हुए चलेंगे, हमेशा लिखते हुए चलिए, 30,000 गुणे 3, तभी आप, जरूरी नहीं कि दोनों में ऊपर नीचे लिखें, एक जरूर लिख लीजिए। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना आपने पाया था उतना ही जाना है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट कितने से होगा, यह भी 20,000 शेयर पर 3 के हिसाब से, 30,000 शेयर पर 3 के हिसाब से 90,000 होगा।
यही आपने प्राप्त कर लिया है। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से होगी, 2 रुपये है, तो 30,000 गुणे 2, 60,000 आएगा। मगर इस पे जो नहीं मिला है वो 500 अंशों पर नहीं मिला, तो कुल मिलाकर के आपको 29,500 अंशों पर मिलेंगे 2 रुपये। तो आप देखेंगे कि 59,000 आ जाएगा, इसीलिए 29,500 यहाँ लिख लेने चाहिए। नरेशन में भी लिखेंगे फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 29,500 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, राइट। देन फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 60,000 से, इसमें भी आपको 29,500 पर ही मिला। अब आप क्या करेंगे, ये शेयर्स की संख्या है 500, तो 500 शेयर को जब आप फॉरफिट करेंगे तो अभी तक बताइए ज़रा, इन शेयर्स की संख्या तो 500 है, प्रति शेयर मांगा कितना गया है। तो आप जानते हैं कि पूरा पैसा 10 रुपये मांगा जा चुका है, तो ये 5,000 से होगा शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिले हैं, फर्स्ट कॉल पर भी 2 रुपया है और फाइनल कॉल पर भी 2 रुपया है, ये कुल मिला के 1,000 हो जाएगा। और जो फॉरफिट हुआ है वो 500 शेयर पर कितना हुआ है, 500 शेयर पर बेसिकली अभी तक जो मांगा जा चुका है वो आवेदन राशि और आवंटन राशि 3 यानी कि 6 रुपये, तो 5 छक्का 30 होगा, ठीक है। 500 शेयर्स ऑफ सुरेंद्रा फॉरफिटेड फॉर 500 शेयर्स ऑफ सुरेंद्रा फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल एट द रेट ₹2 एंड फाइनल कॉल एट द रेट ₹2, इतना लिखा जाना चाहिए। देखिए हर क्वेश्चन में आपको ये मैं इसलिए बार बार टोक रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर 1 नंबर टीचर काट सकता है, तब ख़ासतौर से जब आपके 100 में अगर 100 आ रहे हैं, और वहाँ पर फिर ये आधा नंबर आपको बहुत खलेगा। चलिए खैर, इनको फॉरफिट किया गया है, कर लिया गया, उसके बाद में इनको रीइशू किया गया है 1 रुपये डिस्काउंट पर, 9 रुपये पर कहा गया है ना। तो आप देखिए 9 रुपये तो आपको मिलेगा, 500 शेयर पर 9 रुपये मिलेंगे, तो 500 गुणे 9 कर लेंगे, जितना मिलेगा वो बैंक अकाउंट में आएगा 4500। जो डिस्काउंट होता है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में दिखाया जाता है, तो 500 गुणे 1 फॉर फ्यूचर अकाउंट में दिखा दिया। शेयर कैपिटल तो हमेशा पूरे के साथ रहता है, तो ये 5,000 आ जाए। फॉर रीइशू ऑफ फॉर रीइशूड 500 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर। फिर अब जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपने क्रेडिट किया था वो 3,000 से किया था, उसमें से री इशू पर इस्तेमाल कितना किया, केवल 500, तो बचा कितना रह गया, 3,000 क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ, री इशू पर 500, तो अभी नेट क्रेडिट कितने से है, 2,500 से। तो ये 2,500 जब डेबिट करेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर 3,000 माइनस 500 2,500 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इस तरह से आपका ये हो जाता है पूरा। बैलेंस शीट अनवर लिमिटेड की कैसे बनेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में आएंगे 5 लाख, कैसे नोट देख लीजिए, पूरा लिखा जाएगा। शेयर कैपिटल में अथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 20,000 शेयर्स जो थे वो ईच 10 रुपये वाले हैं, अलॉटेड एज फुली पेड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसे ही लिखना चाहिए। ये वो शेयर है जो बिल्डिंग के बदले दिए गए हैं, तो लिख दिया यहाँ पे अलॉटेड एज फुली पेड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, कितना 2 लाख, 20,000 गुणे 10, 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। ये फुली पेड हो गए हैं क्योंकि इसमें से 500 जो फॉरफिट हुए थे वो फिर से रीइशू हो गए हैं, तो 30,000 गुणे 10 कितना आएगा, 3 लाख। कोई समस्या। फिर रिजर्व एंड कैपिटल की बात करें तो कैपिटल रिजर्व में आपने अभी कितना ट्रांसफ़र करा था, लास्ट वाली एंट्री में 2,500, तो रिजर्व एंड सरप्लस में 2,500 आ जाएगा। तो ये 2 रकम हो गई, ये आ जाएंगी कहाँ, शेयर कैपिटल में 5 लाख और कैपिटल रिजर्व में कितना 2,500, राइट। उसके बाद में असेट साइड में भी दिखाते हैं, तो असेट साइड में नॉन करंट असेट के अंतर्गत फिक्स्ड असेट आएगी। ये अगर नहीं है तो नहीं दिखाई जाएगी, केवल करंट असेट लिख देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे टेंजिबल असेट में बिल्डिंग है और वो 2 लाख की है, तो आप देख लीजिए नोट नंबर 3 में आपको बनाना पड़ेगा, टेंजिबल असेट हेडिंग डाली, उसमें कोलन लगा के नीचे आपने लिखा बिल्डिंग, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 4 डाला, और ये कैश एट बैंक है कितना, 3,02,500। इसके लिए आपको जहाँ जहाँ चाहें तो आप कैश अकाउंट या कैश बुक बनाएं, अगर कैश बुक नहीं बनाना चाहते हैं तो जब जब जितना जितना पैसा मिला है वो सब यहाँ जोड़ लीजिए ब्रैकेट में और यहाँ लिख दीजिए, ठीक है।
यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो अलग से लिखिए वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कैश एट बैंक, और फिर उसमें लिखिए एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना, शेयर रीइश्यू पर इतना, और सब जोड़ लीजिए और वहाँ लिख दीजिए। फिर वही यहाँ पे लिख सकते हैं, या चाहे यहीं पे आप कैश एट बैंक के आगे ब्रैकेट लगा लीजिए और 4-5 अमाउंट होंगी जोड़ लीजिए यहीं पे, ये भी कर सकते हैं। अगर अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन हुआ हो और उनका हरण हुआ हो, फिर उनका रीइश्यू करना हो, ये टॉपिक है जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।